Good morning, students. Welcome to today's class on computer organization and architecture. This is second lecture on assembly language programming. प्रीवियस लेक्चर में हमने असेंबलर के बारे में देखा था। असेंबलर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कन्वर्जन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ पड़ती है, यानी वो बाइनरी कोड्स को ही एग्जीक्यूट कर सकता है, जबकि हमारा जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो निमोनिक कोड्स में होती है। इसलिए हमको असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मेमोरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। फिर हमने देखा था ये कन्वर्जन प्रोसेस में असेंबलर 2 बार पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जब पहली बार स्कैन करता है तो वो क्या करता है। आज के लेक्चर में हम सेकंड स्कैनिंग होती है जो असेंबलर की, उसको देखेंगे। तो सेकंड स्कैनिंग प्रोसेस होती है उसको हम सेकंड पास बोलते हैं। ड्यूरिंग सेकंड पास machine instructions are translated to binary by referring lookup tables. The entries of tables are searched to determine whether a specific item matches one of the items stored in the table. तो जो फर्स्ट पास या फर्स्ट स्कैनिंग होती है उसमें क्या करता है असेंबलर, कोड को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करता है। उसकी जगह वो क्या करता है, लेबल्स चेक करता है और उसके हिसाब से स्ट्रक्चर देख लेता है, कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे मेरा नंबर्स डेसिमल में है और कहाँ प्रोग्राम एंड हो रहा है। और जो सेकंड पास होता है उसमें एक्चुअल जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं असेंबली लैंग्वेज को, उसको बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है। और ये कन्वर्जन करने के लिए वो लुकअप टेबल की मदद करता है। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेगा, लुकअप टेबल में देखेगा जो स्पेसिफिक आइटम है वो स्टोर्ड आइटम जो टेबल के अंदर स्टोर्ड है उससे मैच हो रही है कि नहीं। दिस इज़ कॉल्ड अ टेबल लुकअप प्रोसीजर। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन को देखेगा, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू टेबल में दी होगी तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा। द सिंबल इन प्रोग्राम मस्ट बी अवेलेबल एज एन एंट्री इन lookup tables. If it is not available, symbol cannot be interpreted. ठीक है, अब कन्वर्जन कैसा होता है बाइनरी असेंबली लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में? एक पहले से ही प्री डिफाइंड टेबल होता है जिसको हम लुकअप टेबल बोलते हैं। उसमें जितने भी सारे असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस के सिंबल होते हैं उसका करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट बाइनरी इंस्ट्रक्शंस भी टेबल के अंदर होता है। तो हमारा असेंबलर क्या करेगा, एक सिंबल को उठाएगा असेंबली इंस्ट्रक्शन में से, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू देखेगा टेबल के अंदर है कि नहीं। इस प्रोसेस को हम टेबल लुकअप प्रोसीजर बोलते हैं। अगर मेरे को मैच मिल जाएगा तो उस पर्टिकुलर सिंबल को वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। अगर नहीं होगा तो उस सिंबल को हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते बाइनरी में। तो कोई भी सिंबल है उसका टेबल के अंदर होना ज़रूरी होता है। 4 types of lookup tables are given below: pseudo instruction table, MRI table, non-MRI table and address symbol table। ठीक है, ये लुकअप टेबल जो होते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए वो टोटली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले सूडो इंस्ट्रक्शन के लिए एक टेबल होगा, फिर MRI इंस्ट्रक्शन के लिए टेबल होगा, नॉन MRI इंस्ट्रक्शन के लिए टेबल होगा और लास्ट में एड्रेस सिंबल के लिए एक टेबल होगा। द सूडो इंस्ट्रक्शन टेबल कंटेन्स 4 symbols: ORG, AND, decimal, hexadecimal. Each entry refers the assembler to a subroutine that processes the pseudo instruction when encountered in the program। ठीक है, जो सूडो इंस्ट्रक्शन टेबल में होगा उसके अंदर जितने भी हमारे पास सूडो इंस्ट्रक्शन थे उसके करस्पॉन्डिंग में एक सब रूटीन होगा। हमको पता है कौन से सूडो सिंबल्स होते हैं। सबसे पहला है ORG जो बताता है कि यहाँ से मेरा प्रोग्राम का ओरिजिन हो रहा है, एंड बताएगा कि यहाँ प्रोग्राम एंड हो रहा है,
DEC बताता है कि आगे जो नंबर दिया है वो डेसिमल में है, उसी तरह हेक्स बताएगा कि जो आगे नंबर है वो हेक्साडेसिमल में। ठीक है, उसी तरह उसका पर्टिकुलर सब रूटीन उसके साथ में ही होगा टेबल में। और जब भी प्रोग्राम के अंदर ये आएगा तो ये सूडो इंस्ट्रक्शन टेबल को रेफर करेगा। The entries of MRI table are the 7 symbols of memory reference instructions and their operation code equivalent। ठीक है, आपको पता है जो मेमोरी इंस्ट्रक्शंस के टोटल 7 इंस्ट्रक्शन होते थे मेमोरी रेफरेंस वाले, वो सारे उनके सारे सिंबल्स के पर्टिकुलर वैल्यू इस टेबल में होगी। जब भी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का सिंबल आएगा तो हमारा असेंबलर जो एमआरआई टेबल है उसको रेफर करेगा और उस पर्टिकुलर सिंबल के जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी उसको यूज़ कर लेगा। द नॉन एमआरआई टेबल contains symbols for the 18 register reference and input output instructions and the 16-bit binary code equivalent। ठीक है, जो नॉन एमआरआई इंस्ट्रक्शंस कौन से होते हैं? एक तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन और दूसरा इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जब कोई भी उसका सिंबल आएगा तो उसके पर्टिकुलर जो इक्विवेलेंट 16 बिट का बाइनरी कोड होता है वो टेबल में दिया होगा। तो जब भी जो नॉन एमआरआई सिंबल आएगा प्रोग्राम में तो असेंबलर देखेगा नॉन एमआरआई टेबल का रेफरेंस लेगा और उसके इक्विवेलेंट बाइनरी कोड को यूज़ कर लेगा। The address symbol table is generated during the first pass of the assembly process. The assembler searches the tables discussed above to obtain the symbol that is currently processing to determine its binary value। ठीक है, जब असेंबलर पहली बार स्कैन करता है तभी एड्रेस सिंबल टेबल जनरेट हो जाता है और उसके टेबल के अंदर से जो एड्रेस का सिंबल है उसके पर्टिकुलर बाइनरी वैल्यू यहाँ से इस टेबल से वो रेफर करेगा हमारा असेंबलर। स्टूडेंट्स, जो ये सेकंड स्कैनिंग प्रोसेस होती है जिसको हम सेकंड पास बोलते हैं, उसको हम फ्लो चार्ट की मदद से भी समझ सकते हैं। ये पूरा फ्लो चार्ट समझा रहा है कि हमारा जो सेकंड स्कैनिंग होती है असेंबलर की उसमें कौन से लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, हर एक स्टेप को 1 बाय 1 देखेंगे, फिर वापस इस टेबल को रेफ़र करेंगे और पूरी सेकंड स्कैनिंग प्रोसेस को समझेंगे डिटेल में। Figure shows the flowchart that describes the task performed by assembler during the second pass. Steps involved during the second pass are given below. First step is LC is initialized to 0। ठीक है, स्कैनिंग के सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो लोकेशन काउंटर होता है उसको हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। नेक्स्ट, द लाइन्स ऑफ सिंबॉलिक कोड are scanned and analyzed one at a time। Okay, note labels are neglected during the second pass। अब क्या होता है, पहला स्टेप में तो लोड काउंटर लोकेशन काउंटर को इनिशियलाइज कर देते हैं, उसके बाद जितने भी इंस्ट्रक्शन की लाइन होती है उसको स्कैन करेगा 1 बाय 1। मतलब जो स्कैनिंग प्रोसेस होती है वो सिक्वेंशियली होगी, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन वो सिक्वेंस में जाएगा और सेकेंड स्कैनिंग में वो लेबल्स को निगलेक्ट कर देता है। और लेबल्स क्योंकि हम लेबल के बाद कॉलन यूज़ करते हैं तो वो उतना कॉलन के पहला वाला पार्ट को वो निगलेक्ट कर देगा। द असेंबलर चेक्स द फर्स्ट सिंबल इन इंस्ट्रक्शन फील्ड। इट फर्स्ट चेक्स द सूडो इंस्ट्रक्शन टेबल। ठीक है, आपने देखा था जो इंस्ट्रक्शन होता है असेंबलर का उसका एक फॉर्मेट होता है, सबसे पहले लेबल होता है, फिर सूडो कोड होता है, उसके बाद ऑपरेटर होते हैं और फिर बाद में कमेंट होती है। तो लेबल वाला पार्ट तो सेकंड स्कैनिंग में नहीं होता है। तो सबसे पहले असेंबलर क्या होता है, सबसे पहले सिंबल को चेक करेगा और जो पहला सिंबल होता है वो सूडो इंस्ट्रक्शन का होता है। तो उसका पर्टिकुलर बाइनरी कोड निकालने के लिए वो
सूडो इंस्ट्रक्शन टेबल का रेफरेंस लेगा। इफ द सूडो इंस्ट्रक्शन मैचेस विद org, द असेंबलर सेट्स लोकेशन काउंटर टू एन इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अगर जो सूडो टेबल में है सूडो इंस्ट्रक्शन मैच हो रहा है org यानी ओरिजिन कोड से, तो हमारा असेंबलर लोकेशन काउंटर को इनिशियल वैल्यू पे सेट कर देगा। इफ देयर इज नो मैच विथ org, द मैच विथ एंड इज चेक्ड। ठीक है, वो टेबल की जो रेफरेंसिंग होती है उसको भी वो सिक्वेंशियली देखता है। सबसे पहले देखेगा कि जो सिंबल है सूडो सिंबल वो org है, होगा तो लोकेशन काउंटर को इनिशियल वैल्यू पे सेट कर देगा। अगर org नहीं होगा तो वो चेक करेगा कि वो सिंबल एंड है कि नहीं। ठीक है, मैच विथ एंड टर्मिनेट्स द ट्रांसलेशन प्रोसेस। अगर एंड आएगा तो मतलब यहाँ प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, तो प्रोसेस को वो टर्मिनेट कर देगा। इफ़ देयर इज़ नो मैच विथ एंड, an operand pseudo instruction causes a conversion of operand into binary। ठीक है, अगर जो सिंबल है वो एंड भी नहीं होगा तो ऑपरेंड सूडो इंस्ट्रक्शन होता है वो ऑपरेंड को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। दिस ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट ऑफ लोकेशन काउंट। ये जो बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया हमने ऑपरेंड, वो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा जो लोकेशन काउंटर इंडिकेट कर रहा है। देन लोकेशन काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। ठीक है, लोकेशन काउंटर को 1 से इंक्रीज कर देते हैं। 9th स्टेप में क्या होता है, असेंबलर कंटिन्यू टू एनालाइज द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। के बाद वो नेक्स्ट लाइन को एनालाइज करेगा। इफ द सिंबल इज नॉट अ सूडो इंस्ट्रक्शन, असेंबलर रेफर्स टू MRI टेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में जाएगा, सबसे पहले देखेगा कि वो जो सिंबल है वो सूडो इंस्ट्रक्शन है कि नहीं। उसके लिए वो रेफरेंस लेगा सूडो इंस्ट्रक्शन टेबल का, देख लेगा उसमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा है तो अब वो MRI टेबल का रेफरेंस लेगा मैचिंग करने के लिए। इफ़ द सिंबल इज नॉट फाउंड इन MRI टेबल, द असेंबलर रेफर्स टू नॉन MRI टेबल। अगर MRI टेबल की जो सारी वैल्यू है उससे भी सिंबल मैच नहीं हो रहा है तो वो नॉन MRI टेबल में रेफर लेगा। 12th स्टेप में क्या करेगा, symbol found in the non-MRI table correspond to a register reference or input output instruction। ठीक है, अगर नॉन MRI टेबल में सिंबल की मैचिंग हो जा रही है उसका मतलब क्या होगा कि जो इंस्ट्रक्शन है वो नॉन मेमोरी इंस्ट्रक्शन होगा। यानी या तो वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हो सकता है या तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होता है। Assembler stores the 16-bit instruction code into the memory word specified by location counter। ठीक है, तो जो असेंबलर का सिंबल होगा उसका इक्विवेलेंट 16 बिट का बाइनरी कोड जनरेट कर देगा। और जब वो कोड बाइनरी कोड जनरेट हो जाएगा तो उसको मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर देगा जिसको लोकेशन काउंटर इंडिकेट कर रहा है। देन लोकेशन काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 and the assembler continues to analyze the next line of code। ठीक है, अब स्टोर कर दिया लोकेशन मेमोरी लोकेशन पे, उसके बाद क्या करेगा लोकेशन काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट करेगा और हमारा असेंबलर आगे एनालाइज करना नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। If a symbol found in MRI table, assembler extracts its equivalent 3-bit code and it inserts it in bits 2 through 4 of a word। ठीक है, अगर जो सिंबल है उसका मैचिंग MRI टेबल के साथ हो रहा है तो असेंबलर क्या करेगा उस सिंबल का इक्विवेलेंट 3-बिट कोड बनाएगा और उसको बिट जो वर्ड होता है बाइनरी वर्ड उसके बिट 2 से लेके 4 के अंदर इंसर्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा वो, द सिंबॉलिक एड्रेस इज कन्वर्टेड टू बाइनरी बाय सर्चिंग एड्रेस सिंबल टेबल। If the letter I is present, the first bit of instruction is set to
0 अदरवाइज सेट टू 1। आपको स्टूडेंट्स पता ही है जो आई होता है वो बताता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो रही है। अगर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होगी तो जो सबसे फर्स्ट बिट होती है उसको वो सेट कर देगा 0 पे, नहीं तो 1 पे कर देगा। The three parts of binary instruction code are assembled and stored in memory location specified by location counter। इस तरह से वो जो इंस्ट्रक्शन कोड के 3 पार्ट्स होते हैं उसको ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में। Location counter is incremented by 1 and assembler continues to analyze the next line of code। और फिर वो नेक्स्ट लाइन को एनालाइज करने लगेगा। ठीक है, अब हम फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे इसको। सबसे पहले क्या होगा, सेकंड स्कैनिंग प्रोसेसर जिसको हम सेकंड पास बोलते हैं वो स्टार्ट होगी। सबसे पहला वाला सिंबल बता रहा है कि सेकंड पास स्टार्ट हो रहा है। तो पहला स्टेप में क्या होता है, हम जो लोकेशन काउंटर होता है उसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। उसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट लाइन आएगी इंस्ट्रक्शन की उसको हमारा असेंबलर स्कैन करेगा। स्कैन नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। ठीक है, फिर सबसे पहले क्या देखेगा, कंडीशन चेक करेगा कि जो सिंबल है पहला वाला वो सीडो इंस्ट्रक्शन है कि नहीं। ठीक है, और के हिसाब से दो तरह का लॉजिक डिस्ट्रीब्यूट जाएगी। अगर वो सिंबल सूडो इंस्ट्रक्शन का है, टेबल सूडो इंस्ट्रक्शन टेबल में उसकी वैल्यू मैच हो रही है तो वो चेक करेगा कि क्या वो सिंबल ORG वाला है। ठीक है, अगर वो सिंबल ORG का होगा तो लोकेशन काउंटर को सेट कर देगा जो वैल्यू लोकेशन काउंटर में इंडिकेट कर रही है। अगर नहीं होगा तो वो चेक करेगा कि क्या ये सूडो इंस्ट्रक्शन एंड है। अगर होगा तो क्या करेगा, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा कि यहाँ प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है तो ट्रांसलेशन भी ख़त्म कर दो। ठीक है, अगर नहीं होगा क्या करेगा, देखेगा क्या वो डेक्स या हैक्स वाला कोड है, क्योंकि सूडो इंस्ट्रक्शन तो यही 3-4 होते हैं, या तो ORG या तो एंड या तो डेसिमल या तो हेक्साडेसिमल। ठीक है, अगर डेसिमल या हेक्स वाला सिंबल होगा तो वो क्या करेगा, कन्वर्ट ऑपरेंड टू बाइनरी एंड स्टोर इन लोकेशन गिवन बाय लोकेशन काउंटर। तो जो डेसिमल या हेक्साडेसिमल नंबर है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी कोड जनरेट करेगा और मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवा देगा। ठीक है, इस तरह से वो सूडो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड्स में। अब उसने नेक्स्ट लाइन स्कैन करेगा। ठीक है, देखेगा कि ये सिंबल तो सूडो इंस्ट्रक्शन टेबल में मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद वो क्या करेगा, वो MRI देखेगा कि MRI सिंबल्स हैं कि नहीं। तो यहाँ देखिए जो सूडो इंस्ट्रक्शन था वहाँ का आउटपुट नो मिला, मतलब वो सिंबल कोई भी जो सूडो इंस्ट्रक्शन टेबल है उससे मैच नहीं हो रहा था। अब वो क्या करेगा, मैचिंग करवाएगा MRI टेबल में। ठीक है, अगर मैचिंग मिल जाएगी मतलब जो इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा। वो क्या करेगा, गेट ऑपरेशन कोड एंड सेट बिट्स 2 to 4। ठीक है, ऑप कोड ले लेगा और जो बिट 2 से 4 होती है उनको सेट कर देगा। सर्च एड्रेस सिंबल टेबल फॉर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ सिंबॉलिक एड्रेस एंड सेट बिट्स 5 to 16। फिर वो देखेगा कि क्या ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। उसके लिए वो क्या करता है, 15 बिट होती है जिसको आई से रिप्रेजेंट करता है की वैल्यू चेक करेगा। अगर आई प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, सेट कर देगा फर्स्ट बिट को 1 से, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो 1 से सेट कर देगा। अगर आई प्रेजेंट नहीं होगा तो जो फर्स्ट बिट है उसको क्लियर कर देगा या उसकी वैल्यू 0 डाल देगा। फिर assemble all the parts of binary instruction and store in location given by else। इस तरह वो तीनों इंस्ट्रक्शन को असेंबल करके बाइनरी में कन्वर्ट कर दे। अब वो नेक्स्ट लाइन स्कैन करेगा, देखेगा कि यहाँ तो सूडो इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, फिर ये देख वापस MRI टेबल में लुकअप करेगा, में भी उसको कोई सिंबल की मैचिंग नहीं मिलेगी तो वो समझ जाएगा कि ये सिंबल MRI इंस्ट्रक्शन का भी नहीं है।
तो वो अब लास्ट में किसको मैचिंग करवाएगा? नॉन एमआरआई टेबल यानी रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट रेफरेंस तो देखेगा। ठीक है, अब देखेगा क्या वो ये वैलिड नॉन एमआरआई इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कभी वो गलत भी लिख सकते हैं, हमने कोई इंस्ट्रक्शन गलत भी लिखा है तो वो सबसे पहले चेक करेगा क्या ये वैलिड एमआरआई इंस्ट्रक्शन है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो क्या कर देगा? एरर जनरेट कर दे देगा, एरर इन लाइन ऑफ कोड। और अगर देखेगा कि ये एक वैलिड नॉन एमआरआई इंस्ट्रक्शन है, वो क्या करेगा? स्टोर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन लोकेशन बाय लोकेशन काउंटर। ठीक है, अगर देखेगा कि ये एक या तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है या तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, तो टेबल में उसके इक्विवेलेंट जो बाइनरी वैल्यू है उसको मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवा देगा। और वो मेमोरी लोकेशन लोकेशन काउंटर इंडिकेट करेगी कहाँ पे है। फिर क्या होगा? इंक्रीमेंट कर देंगे लोकेशन काउंटर को। फिर वापस यही लूप रिपीट हो जाएगा हर एक लाइन के लिए। और ये कब तक लूप रिपीट होगा? जब तक हमको सूडो इंस्ट्रक्शन एंड नहीं मिल जाता। जैसे ही एंड आ जाएगा मतलब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है तो ट्रांसलेशन ख़त्म कर दो। तो स्टूडेंट्स, ये था असेंबलर का सेकंड स्कैनिंग स्टेज, तो हम सेकंड पास पे बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो असेंबलर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और कंसेप्ट वाइज भी, तो इसको आप ध्यान से समझिए और कुछ भी डाउट आ रहा है तो मुझे पूछिएगा। फर्स्ट पास तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये सेकंड पास है। कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है एरर डायग्नोस्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं असेंबली लैंग्वेज में मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो मैं कोड लिखूँगा हर बार सही सही ही होगा, कभी मैं टाइपिंग मिस्टेक भी कर सकता हूँ। अगर कोई प्रोग्रामर नया है तो वो भी काफ़ी मिस्टेक कर सकता है, सिंटैक्स या कोड या कोई भी स्पेलिंग एरर भी कर सकता है। तो उस टाइम पे असेंबलर को भी एरर बताना पड़ेगा ताकि वो उसको एरर को सही कर सके और प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करे। इस प्रोसेस को एरर डायग्नोस्टिक्स बोलते हैं। द असेंबलर हैज़ टू चेक फॉर पॉसिबल एरर्स इन द सिंबॉलिक प्रोग्राम विच में अकर। ठीक है, तो ये ड्यूटी असेंबलर की होती है। अगर कोई मिस्टेक हो रही है असेंबली या सिंबॉलिक प्रोग्राम में तो उसको चेक करना। दिस टास्क ऑफ assembler is called error diagnostics. Two example of occurrence of errors are discussed below. ठीक है, अब दो सिचुएशन देख सकते हैं जहाँ एरर जनरेट हो सकता है। एक तो होगा कि मैं एक ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखूँ जिसका कोई इक्विवेलेंट वैल्यू मेरे को टेबल में ही नहीं मिल रही है। गलती से मैंने ओ आर जी की जगह ओ आर ई लिख दिया, ओरियो लिख दिया, तो वो एरर शो करना चाहिए ना। वो पहला सिचुएशन हो गया जिसमें टाइपिंग मिस्टेक या कुछ और इनवैलिड सिंटेक्स लिख दे रहा हूँ मैं। और दूसरे में ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे मैं कोई लेबल सही नहीं दे रहा हूँ, लेबलिंग एरर कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे भी उसको एरर प्रॉम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अब दोनों सिचुएशन को हम समझेंगे। फर्स्ट सिचुएशन इज एन invalid machine code symbol is detected which is not present in the MRI and non-MRI tables। ठीक है, ऐसा कोई कोड मिल रहा है, ये सिंबॉलिक प्रोग्राम का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई सिंबल डिटेक्ट हो रहा है जिसकी वैल्यू ना तो MRI टेबल में प्रेजेंट है ना ही नॉन MRI टेबल में प्रेजेंट है। Assembler does not know its binary equivalent, so it cannot translate such symbol। ठीक है, क्योंकि सिंबल का इक्विवेलेंट बाइनरी नहीं है तो वो असेंबलर उसको ट्रांसलेट ही नहीं कर सकता है। तो इन सच अ केस असेंबलर इन्फॉर्म्स द प्रोग्रामर दैट his symbolic program has an error at a specific line of code by printing an error message। जब आप असेंबलर का जो विंडो होती है जहाँ हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जब आप उसको असेंबलर में चेक करेंगे, ठीक है, कोड को रन करेंगे तो वो चेक करेगा। और जब ऐसा सिंटेक्स एरर आएगा तो वो बॉटम में दिखाएगा कि इस स्पेसिफिक लाइन में यहाँ एरर है, इसको करेक्ट करो। ठीक है, एक एरर मैसेज को प्रिंट कर देगा। अब सेकंड सिचुएशन देखेंगे।
The program has a symbolic address that did not appear also as a label. ठीक है, देखा MRI टेबल में भी नहीं है, नॉन MRI टेबल में नहीं है, लेबल में भी जाके देखा कि क्या ये सिंबल लेबल है, तो वहाँ पे भी नहीं मिला। उस सिचुएशन में ये एरर जनरेट हो। ड्यूरिंग द फर्स्ट पास द एड्रेस सिंबल टेबल इज जनरेटेड। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जब पहली बार स्कैनिंग होती है तब एड्रेस सिंबल टेबल जनरेट होता है। However, the binary equivalent of symbol will not be found in this table and hence assembler cannot translate the line of code properly. अब क्योंकि लेबल ही इनवैलिड है तो उसका इक्विवेलेंट बाइनरी तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो उस टाइम पे असेंबलर लाइन को प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं करेगा और वो एरर जनरेट कर देगा। Practical assembler should detect all such errors and print an error message for each. In most computers, more flexibility is given to programmer in writing assembly language programs. For example, use either a number or a symbol to specify an address. But due to this, assembler becomes more complicated. ठीक है, तो assembler का काम होना चाहिए कि जब भी मैं कोई भी एरर प्रोग्रामिंग में लिखते टाइम कुछ एरर करूं या तो इनवैलिड सिंबल दे दूं या लेबल गलत दूं, तो असेंबलर को उसको हर टाइम कैच करना चाहिए और मैसेज के थ्रू प्रोग्रामर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस लाइन पे एरर है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को हम एरर डायग्नोस्टिक्स बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं जो है प्रोग्राम लूप्स। When a group of sequence of instructions is executed many times in a program, each time with different set of data, it is called a program loop. ठीक है स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है उसकी आपको पता ही है प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और अब जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जहाँ पे हमको एक ही चीज़ को बार बार परफॉर्म करना पड़ता है और जो डेटा होता है वो कुछ रिलेशन में चेंज हो रहा होता है। उस टाइम पे हम लूपिंग का यूज़ करते हैं। अगर आपने सी या पाइथन में देखा होगा तो उधर भी लूपिंग यूज़ करते हैं। लूपिंग में क्या होगा, वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बार बार रिपीट होते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। ठीक है, मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ लूप्स। कोई भी लैंग्वेज होगी, ठीक है, चाहे असेंबली लैंग्वेज हो, सी हो, C++ हो, पाइथन हो, उसमें मोस्टली दो ही तरह का लूप्स होता है, या तो फोर लूप होगा या तो वाइल लूप होगा। फोर लूप में क्या होता है, जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल होगी तब तक जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको मैं फोर लूप के अंदर लिखता हूँ वो रिपीट होते जाएगी, और जैसे ही कंडीशन अनसेटिस्फाई होगी तो मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे उसको वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप में हम एक वेरिएबल को दे देते हैं और उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीज करते हैं। जब तक वो स्पेसिफिक वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता तब तक वाइल लूप रिपीट होता जाएगा, और जैसे ही कंडीशन ख़त्म हो जाएगी तो वाइल लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, आप जब प्रोग्राम लिखेंगे तो देखेंगे लूपिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सॉरी, तो लूपिंग बहुत यूज़फुल होती है, हमको रिपीटेटिव बार बार सेम इंस्ट्रक्शन नहीं लिखना पड़ता है, एक ही बार इंस्ट्रक्शन लिख के उसको लूप में चलाने से हमारा काम इजी हो जाता है। तो ये था प्रोग्राम लूप्स। मेनली दो तरह के लूप होते हैं, फोर लूप और वाइल लूप। कंपाइलर, कंपाइलर इज अ सिस्टम प्रोग्राम that translates a high level language program to a machine language program। ठीक ठीक है, जिस तरह असेंबलर होता था एक प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता था, उसी तरह जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उनको कंपाइलर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। Compiler may use assembly language as an intermediate step in translation, or
इट में ट्रांसलेट द प्रोग्राम डायरेक्टली इनटू बाइनरी। जो हमारा कंपाइलर होता है वो दो तरीके से हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को बाइनरी इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। या तो बीच में उसको असेंबली में कन्वर्ट करके बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, या तो डायरेक्टली हाई लेवल इंस्ट्रक्शन से डायरेक्ट बाइनरी इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और कंपाइलर का काम होता है हाई लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है प्रोग्रामिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ये जो टॉपिक है प्रोग्रामिंग वाली, इसमें हमको प्रोग्राम्स बनाने होते हैं, मगर उसके लिए थोड़ी थियरी देखनी पड़ती है ताकि हमको प्रोग्रामिंग में इजी पड़े। तब हम ये थियरी देखेंगे। द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल इन अ कंप्यूटर varies from a dozen to a few hundred. In some computers, a given operation can be performed with one machine instruction. Others may require a large number of machine instructions to perform on same operation. ठीक है, जो हमारे डिवाइस होती हैं उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन से लेके फ्यू हंड्रेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और एक ऑपरेशन परफॉर्म करने में एक मशीन इंस्ट्रक्शन लगेगा कि मल्टीपल मशीन लगेगा, वो डिपेंड करेगा हमारी डिवाइस कैसी है। फॉर एग्जांपल, द फोर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सम कंप्यूटर्स हैव मशीन इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म दिस ऑपरेशंस, सम में नॉट हैव। ठीक है, तो बेसिकली चार अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो कुछ कंप्यूटर्स ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन एक सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन से भी परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि जो पुराने डिवाइसेस होते हैं उनमें हमको मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस डालने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, बेसिक कंप्यूटर हैज़ ओनली वन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, ऐड। तो जो बेसिक कंप्यूटर होता है उसमें सिर्फ एडिशन की फैसिलिटी होती है। सो फॉर परफॉर्मिंग अदर ऑपरेशंस, programs are to be written using machine instructions available in the set of instructions for that computer। तो जब हमारा बेसिक कंप्यूटर होता है उसमें सिर्फ एडिशन की ही हार्डवेयर प्रेजेंट होती है, तो बाकी सारे ऑपरेशन करने के लिए हमको इंस्ट्रक्शंस की मदद लेनी पड़ती है। सपोज़ मेरे को 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन करवाना होगा, तो मैं एडिशन वाली सर्किट ही अवेलेबल है मेरे लिए। मैं क्या करूँगा, 2 ऑपरेंड होंगे, एक को पॉजिटिव रखूँगा, दूसरे को नेगेटिव कर दूँगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, a प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। तो मैंने एडिशन की मदद से सब्ट्रैक्शन किया। जो बेसिक कंप्यूटर होते हैं उनमें सिर्फ एक ही एडिशन वाली हार्डवेयर सर्किट ही होती है, कॉस्ट सेविंग के वजह से और कॉम्प्लेक्सिटी कम रखने की वजह से। उस टाइम पे नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करने की जगह 2 नंबर का पहले एक नंबर को नेगेटिव कर रहा हूँ फिर उसको ऐड कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। When a single machine instruction performs an operation in a computer, that operation is said to be implemented by hardware। ठीक है, अगर इंस्ट्रक्शन सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन से ही परफॉर्म हो जा रहा है पूरा ऑपरेशन, तो उसको बोलेंगे वो हार्डवेयर ने किया। When a group of sequence of instruction performs an operation, that operation is said to be implemented by software। अगर मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देने पड़ रहे हैं, तो उस ऑपरेशन को हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू एग्जीक्यूट हुआ है। हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस स्पीड अप द टास्क, however hardware implementation is more costly because of additional circuits needed to be implemented।
software implementation is cheaper than hardware implementation, but it results in increased program length and in execution time. Now we discuss the software implementation of some arithmetic and logic operations. ठीक है, जो हार्डवेयर के थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एग्जीक्यूशन टाइम कम लगता है, मगर जो हार्डवेयर हमको सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनानी पड़ेगी तो वो कॉस्टली भी हो जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है कंप्यूटर की। इसलिए हम सॉफ्टवेयर वाला रूट अपनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक या दो बेसिक सर्किट बना देते हैं और उसी की मदद से बाकी के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। उसमें कॉस्ट सेविंग तो हो जाती है, मगर मेरे को जो जिसकी सर्किट नहीं हो ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसमें मेरे को नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा डालने पड़ते हैं। प्रोग्राम की लेंथ भी बढ़ जाएगी और ज़्यादा लेंथ होगी तो उसको एग्जीक्यूट करने में भी टाइम लगेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है, मगर हमको कॉस्ट सेविंग मिल जाती है। मल्टीप्लिकेशन, अब हम देखेंगे किस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐड सर्किट। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का तो मैंने आपको बताया ही, अगर दो नंबर को मेरे को सब्ट्रैक्ट करवाना है विद द हेल्प ऑफ एडिशन तो मैं कैसे करवाऊँगा, जो एक नंबर होगा उसको नेगेटिव करूँगा और बाद में दूसरे नंबर के साथ ऐड कर दूंगा तो ओवरऑल वो सब्ट्रैक्शन के इक्विवेलेंट होगा। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन किस तरह हो जाएगा। कंसीडर टू पॉजिटिव नंबर्स हैविंग मैक्सिमम 8 सिग्निफिकेंट बिट्स। ठीक है, अब हम दो नंबर कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर जिनकी मैक्सिमम 8 सिग्निफिकेंट बिट्स हैं। देयर प्रोडक्ट कैन नॉट बी एक्सीड 16 बिट्स ऑफ वर्ड। ठीक है, क्योंकि अब वो मैक्सिमम 8 बिट के होंगे तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 बिट के होंगे, उसके ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, फिगर shows the multiplication process. Let x be memory location to store the multiplicand and y to store multiplier. ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं x वाली लोकेशन है वो मल्टीप्लिकेंड को स्टोर करेगी और y वाली लोकेशन होती है वो मल्टीप्लायर को स्टोर करेगी। ये खाली एक नाम दे देते हैं हम, जैसे 10 फाइजा करते हैं 10 × 5, जो 10 वाली होती है उस वैल्यू को हम मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं और जो पीछे वाली वैल्यू 5 है उसको मल्टीप्लायर बोलेंगे। और p वाली लोकेशन स्टोर करेगी मेमोरी लोकेशन टू स्टोर प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आएगा उसको p में स्टोर करवा देंगे। The multiplication process consists of checking the bits of multiplier y and adding the multiplicand x as many times as there are ones in y, provided that value of x is shifted left from one line to the next. Computer can add only two numbers at a time, so memory line location is needed to store intermediate results. Let it be p. The intermediate sums are called partial products. अब मेरे पास तो सिर्फ एडिशन की सर्किट अवेलेबल है तो मल्टीप्लिकेशन भी एडिशन के थ्रू ही करवाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, जितने बार वंस वाई वाले यानी मल्टीप्लायर में जितनी बार वंस होगा उतनी बार मैं मल्टीप्लिकेंड को ऐड करूँगा, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं पी वाले में स्टोर करवाऊँगा और इस इंटरमीडिएट सम को हम पार्शियल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, The step-by-step procedure for programming the multiplication operation is shown in flowchart is given in figure. Steps involved in multiplication operation are given below. First step is the memory location x holds the multiplicand and y holds the multiplier. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जब करवाना होता है दो नंबर का एडिशन सर्किट के थ्रू तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, तो मेमोरी लोकेशन x होगी वो मल्टीप्लिकेंड को स्टोर करेगी। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि सारी वैल्यू बाइनरी में होगी। ठीक है, और जो y वाली मेमोरी लोकेशन होगी वो मल्टीप्लायर को होल्ड करके रखेगी। A counter CTR is
set to -8 and location P holds the partial product which is clear to 0। ठीक है, एक काउंटर को -8 पे सेट कर देंगे और जो लोकेशन P होगी, जो पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होगा उसको स्टोर करके रखेगी। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। द मल्टीप्लायर बिट कैन बी चेक्ड if it is transferred to E register. This is done by clearing E, loading the value of Y into accumulator and circulating right E and accumulator and storing the shifted number back to Y location। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में क्या करेगा, चेक द वैल्यू ऑफ E। फिर फोर्थ स्टेप में चेक करेगा इफ़ इट इज़ 1 द मल्टीप्लिकेंट x इज एडेड टू द पार्शियल प्रोडक्ट P। अगर E के अंदर वैल्यू 1 होगी तो मल्टीप्लिकेंट को वो पार्शियल प्रोडक्ट से ऐड कर देगी। इफ़ इट इज़ 0 पार्शियल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, पार्शियल प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। शिफ्ट द वैल्यू ऑफ x वंस टू द लेफ्ट बाय लोडिंग इट इनटू द एक्यूमुलेटर। के बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे और लोड करवा देंगे एक्यूमुलेटर में। सर्कुलेट टू लेफ्ट ई एंड एक्यूमुलेटर। ठीक है, इसी तरह ई और एक्यूमुलेटर को भी लेफ्ट में सर्कुलेट करवा देंगे। फिर जो काउंटर है उसको इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, तो पहले -8 था तो अब -7 हो जाएगा। व्हेन द काउंटर बिकम 0 प्रोग्राम एग्जिस्ट फ्रॉम लूप विद द प्रोडक्ट स्टोर्ड इन P लोकेशन। ठीक है, बार बार यही स्टेप रिपीट हो जाएगा और काउंटर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा और जब काउंटर 0 पे पहुंचेगा हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और जो P के अंदर वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट स्टोर करके रखेगी। स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लिकेशन को हम ये जो एग्जांपल है उसके थ्रू समझेंगे। अब x में जो मल्टीप्लिकेंट है उसको हमने स्टोर किया है। मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू है 0 0 0 1 1 1। जो मल्टीप्लायर है उसको y में स्टोर करवा देते हैं 0 0 0 1 0 1 1। और सबसे पहले जो p मेमोरी है उसको 0 0 0 से स्टोर करवा देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जो मल्टीप्लिकेंट है उसको मैं जो प्रोग्राम में पहली वैल्यू है रो है उसके साथ ऐड करवा दूंगा। मुझे एडिशन मिलेगा 1 + 0 1, फिर वापस 1 + 0 1 हो जाएगा, फिर 1 + 0 1, फिर 1 0 1 हो जाएगा, फिर 0 0 0 वाली टर्म आ जाएगी। तो ये जो पहला रिजल्ट आया इसको हम पार्शियल प्रोडक्ट बोलेंगे। उसको मैं जो P वाली मेमोरी उसमें स्टोर करवा दूंगा। तो ये जो पहला पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट हुआ तो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला, ये वाले को मैं P मेमोरी के अंदर स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, का मैं ये दो वैल्यू है इनका एडिशन करूँगा। 1 + 1 क्या होता है, 2। बाइनरी में 2 को लिखते हैं हम 1 0 से, तो नीचे 0 लिख देंगे और 1 कैरी जनरेट हो जाएगी। अब एडिशन क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3। तो 3 तो होता नहीं बाइनरी में, बाइनरी में 3 को हम डिनोट कर सकते हैं 1 1 से। 1 आया और 1 कैरी जनरेट हो जाएगा। फिर 1 + 1 2 होता है। इसी तरह ये सारे स्टेप्स होते हैं। फिर बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा वो होगा 1 0 1 0 0 1 0 1। ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट होगा और ये पी मेमोरी के लास्ट में से हो जाएगा और इसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से हमको एडिशन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन मिले। स्टूडेंट, अब इसका हम प्रोग्राम देखेंगे। प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू अनसाइंड नंबर्स इज गिवन इन टेबल। अनसाइंड नंबर्स क्या होगा, मतलब नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्रोग्राम है। सबसे पहले क्या करेंगे, ORG 100 करके बताएंगे कि यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं क्लियर करूँगा ई को, उसके लिए लिखूँगा LOP, CLE। फिर मल्टीप्लायर को लोड करूँगा।
transfer multiplier bit to E. Store shifted multiplier. Check if bit is 0. Bit is 1, go to 1. Bit is 0, go to 0. Load multiplicand. Add to partial product. Store partial product. Clear E. Load multiplicand. Shift left. Store shifted multiplicand. Increment counter. Counter net 0. Repeat loop. Counter is 0. Halt. This location serves as counter. Multiplicand stored here. Multiplier stored here. Product formed. और फिर प्रोग्राम को एंड कर देना. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है सब रूटीन्स. Subroutines. When a group of sequence of instructions is required repeatedly in the same program, then instead of writing it again and again, it can be stored separately. ठीक है. अगर ऐसा कोई ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्राम में रिपीटेडली यूज़ होता है, तो उसको बार बार लिखने की जगह हम उसको सेपरेटली स्टोर करवा देते हैं. This group of sequence of instructions is called subroutine. तो subroutine क्या होता है? ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम में रिपीटेडली यूज होते हैं उसको हम सेपरेटली स्टोर करवा देते हैं. It performs a particular subtask which is executed number of times. सबरूटीन होता है वो एक सब टास्क परफॉर्म करेगा जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है. The computer executes this subroutine by transferring program control to the subroutine program. तो सबरूटीन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कंप्यूटर होता है वो प्रोग्राम कंट्रोल को सबरूटीन प्रोग्राम की तरफ ट्रांसफर कर देता है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सबरूटीन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम कंट्रोल इज रिटर्न बैक टू द मेन प्रोग्राम. ठीक है. जैसे ही सब रूटीन पूरा हो जाता है तो प्रोग्राम कंट्रोल वापस अपने मेन प्रोग्राम पे पहुंच जाता है और नॉर्मल एग्जीक्यूशन करने लगता है. द यूज़ ऑफ सब रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर बिकॉज इट एलिमिनेट्स द नीड टू राइट अ सब टास्क रिपीटेडली. thus it uses memory more efficiently. ठीक है. एज अ प्रोग्रामर सब रूटीन बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स लिखने की जगह मैं इंस्ट्रक्शन को एक ही बार लिख देता हूँ और उसको स्टोर कर देता हूँ जिसकी वजह से मेमोरी का एफिशिएंट यूज़ होता है. सब रूटीन कंसिस्ट ऑफ अ सेल्फ कंटेंट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैरीज आउट अ गिवन टास्क. अ ब्रांच कैन बी मेड टू द सब रूटीन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ मेन प्रोग्राम. ठीक है. सब रूटीन कहीं कोई भी लाइन मेन प्रोग्राम की कोई भी लाइन को जब हमारा कंट्रोलर एग्जीक्यूट करता है प्रोसेसर वहाँ से हम कभी भी सब रूटीन की तरफ ब्रांचिंग करवा सकते हैं. Since the subroutine can be called from any location in main program, after executing the subroutine, the program control must be transferred back at correct location. So, it is necessary to store the return address somewhere in the computer for subroutine to know where to return. अब जो सबरूटीन है सपोज हमारा जो प्रोसेसर है एक nth इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था मेन प्रोग्राम के, तब सबरूटीन आ गया तो क्या करेगा nth इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद वो सीधा सबरूटीन को सर्विस प्रोवाइड करेगा. तो उसके बाद वाला जो n+1 इंस्ट्रक्शन है बाद में आके तो उसको वो भी एग्जीक्यूट करना है. n+ इंस्ट्रक्शन की जो एड्रेस होता है वो उसको कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना ताकि हमारा जो सब रूटीन की सर्विस हो जाए उसके बाद इसको नॉर्मल एग्जीक्यूट कर सके. ठीक है. और प्रोग्राम कंट्रोल को पता चल सके कि सब रूटीन ख़त्म हो जाए तो कहाँ जाना है. The stack is a part of read-write memory
that is used for temporary storage of binary information during the execution of program. ठीक है, रीड राइट मेमोरी का पार्ट होता है स्टैक, जो यूज होता है एज अ temporary storage of binary information during execution of program. The binary information is basically intermediate results and the return address in case of subroutine program. For implementation of subroutine technique, it is necessary to define stack. Stack को define करना necessary होता है. In stack, the address of instruction in main program which follows the subroutine call is stored. The stack is a portion of read-write memory set aside by user for the purpose of storing information temporarily. ठीक है, जो temporary binary information होती है उसको storage के लिए user stack का use करता है. When the information is written on stack, when the information is written on the stack, the operation is called push. ठीक है, जब मैं स्टैक के अंदर लिखता हूँ तो उस ऑपरेशन को पुश बोलते हैं. When information is read from stack, the operation is called pop. ठीक है, स्टैक में लिखूंगा तो उसको पुश बोलेंगे और वहाँ से डेटा रीड करूँगा तो उसको पॉप बोलेंगे. कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन मच लाइक स्टैकिंग प्लेट्स. ठीक है, ये जो स्टोरिंग प्रोसेस होती है डेटा के स्टैक में वो प्लेट जैसे सजाते हैं उस तरह से ही होती है. आप फिगर में भी देख सकते हैं. तो पहले पहला डेटा को स्टैक किया, उसके बाद दूसरे को, इसके ऊपर थर्ड प्लेट को सजाइए. तो डेटा का भी स्टैकिंग इसी तरह ही होता है. यूजिंग दिस एनालॉजी ऑफ स्टैकिंग प्लेट्स इट इज़ इजी टू इलिस्ट्रेट स्टैक ऑपरेशन. Here we realize that if it is desired to take out the first stack plate, we will have to remove all plates from above the first plate in reverse order. This means that to remove first plate, we will have to remove the third plate, then second plate, and finally the first plate. This means that the first information pushed on the stack is the last information popped from the stack. This type of operation is known as first in last out. ठीक है, अब डेटा को पुश और पॉप किस तरह से करवाते हैं. सबसे पहला इंफॉर्मेशन में जो स्टैक में पुश करवाऊंगा वो सबसे आखिरी में पॉप होगा. ऐसा क्यों होता है. सबसे पहले मैंने पहला डेटा है सपोज, उसको मैंने पुश किया, स्टोर करवा दिया स्टैक में. फिर उसके बाद जो मेरे को सेकेंड इंफॉर्मेशन है उसको मैं पुश करूँगा, उसके बाद थर्ड डेटा को पुश करूँगा. ठीक है, अब मेरे को क्योंकि ये डेटा ये जो प्लेट्स अरेंज है उस तरह से अरेंज होता है, तो मेरे को अगर सबसे पहला वाला डेटा को रिट्रीव करवाना है तो क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले जो थर्ड वाली डेटा है उसको मैं पॉप करूँगा, उसके बाद सेकेंड डेटा को पॉप करूँगा, तब जाके मेरे को फर्स्ट डेटा मिलेगा. इसलिए इसको मैं फर्स्ट इन लास्ट आउट ऑपरेशन बोलते हैं, फीलो. This stack is implemented with the help of special memory pointer register. The special register is called stack pointer. ठीक है, स्टैक को जो पॉइंट करता है उस रजिस्टर को स्टैक पॉइंटर बोलते हैं. ड्यूरिंग पुश एंड पॉप ऑपरेशन, stack pointer register gives the address of memory where information is to be stored or to be read. कहाँ से डेटा रीड या राइट करवाना है वो हमारा स्टैक पॉइंटर बताता है. Stack pointers contents are automatically manipulated to point to stack. ठीक है, ऑटोमेटिकली स्टैक पॉइंटर का डेटा चेंज होता रहता है. The memory location currently pointed by stack pointer is called as top of stack. Almost all computers provide special instructions to branch a subroutine and return to main program for सबरूटीन. ठीक है, हर एक प्रोग्राम में सब रूटीन की ब्रांचिंग और वापस मेन इंस्ट्रक्शन में आने की फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है. तो ये था हमारा इंटरप्ट्स, कैसे इंटरप्ट्स हम बनाते हैं और कैसे स्टैक का यूज़ करते हैं उस
लोकेशन का स्टोर करने के लिए। अब आता है सब रूटीन पैरामीटर्स एंड डेटा लिंकेज। The subroutine performs assigned task. The data on which task is to be performed must be transferred from the main program to the subroutine. The previous example, an accumulator is used to store this data. Data is transferred through the accumulator from main program to subroutine. The subroutine shifted the number in accumulator and it left it there. The main program accepted the content of accumulator from the subroutine. Thus, when a single input parameter and a single output parameter is to be transferred, an accumulator can be used. This is the case with basic computer and the computers with only one processor register. Computers with multiple processor registers can transfer multiple parameters with these available registers. Memory can also be used to transfer data between main program and subroutine. In this case, data are often placed in memory location following the call. A block of storage can also be used to place data. First address of block is then placed in memory location for following the call. Return address always gives the link information for transferring data between main program and subroutine. फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज आपके ग्रुप में मैंने जो मिड सेम का सिलेबस है वो अपलोड कर दिया है। मिड सेम में आपके 30 MCQs रहेंगे, ठीक है, और टॉपिक जो आज पढ़ा है सिर्फ वहीं तक होगी और पेपर मॉडरेट डिफ़िकल्टी का होगा, तो अच्छे से प्रिपेयर करके उसको दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।